दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी से आपकी परीक्षा में प्रश्न, एक या दो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, केवीएस, अन्य परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले इसकी थ्योरी को समझेंगे, किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, ब्लूम टैक्सोनॉमी आखिर है क्या, और रिवाइज्ड इसकी जो टैक्सोनॉमी आई सन 2001 में वो क्या है, इसमें कितने पक्षों की बात करी गई है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में किस तरीके से प्रश्न सीटेट ने पूछे हैं या यूपी टेट ने या अन्य परीक्षाओं में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट ये वीडियो रहेगा सीडीपी का, तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको आप चेक करें, और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया 1956 में, और इसी वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। टैक्सोनॉमी क्या है? तो इस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत समस्त शैक्षिक उद्देश्यों का मानकीकरण किया गया है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है ये किस पर आधारित है? तो योजना उद्देश्यों पर आधारित है। जो आप लेसन प्लान बनाते हैं ना, उस पर आधारित है। ये त्रिआयामी विभाजन किया गया है, ब्लूम वर्गीकरण इसको कहते हैं, ब्लूम तथा उनके साथियों के द्वारा। अब साथियों के नाम अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। ज्ञानात्मक पक्ष, जिसको संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, यहाँ पे आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। बालक के व्यक्तित्व का विकास सीखने के 3 क्षेत्रों में या 3 डोमेन में होता है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत जो चीजें आएंगी अभी हम आपको आगे बताएंगे। इसका वर्गीकरण 1964 में किया गया बीएस ब्लूम के द्वारा। भावात्मक पक्ष अगर आपसे पूछ ले इसके बारे में किसने वर्गीकरण किया, तो इनका नाम था करथवाल, इन्होंने 1964 में किया। और क्रियात्मक पक्ष की अगर हम बात करें तो क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण 1969 में किया गया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे हम सबसे पहले आपके सिलेबस में जो ज्यादातर अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ज्ञानात्मक पक्ष से ही पूछे गए हैं। क्रियात्मक पक्ष का जो नाम है वो है सिम्पसन। सिम्पसन के द्वारा 1969 में इन्होंने साइकोमोटर डोमेन का वर्गीकरण किया। ज्यादातर आपकी परीक्षा में अभी तक यूपी टेट या सीटेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ब्लूम से ज्ञानात्मक पक्ष से पूछे गए हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या चीजें आती है, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, इसमें ऐसे उद्देश्य शामिल होते हैं जिनका संबंध ज्ञान का स्मरण करने तथा प्रत्याभिज्ञान करने तथा बौद्धिक योग्यताओं का विकास करने से है। तो यहाँ पे अब हम आपको इसके डोमेन बताने वाले हैं। 6 वर्गों में इन्होंने बांटा है। 6 वर्ग कौन कौन से हैं ये स्लाइड आप देखिएगा, इसको बेहतरीन एग्जाम्पल के तरीके से हम आपको समझाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बताया ज्ञान। पहला स्टेप क्या है इनके वर्गीकरण का? ज्ञान। दूसरा क्या है? अंडरस्टैंडिंग यानी समझबूझ। तीसरा क्या है? अनुप्रयोग। चौथा है विश्लेषण, एनालिसिस, और 5वां है संश्लेषण, और लास्ट में है आपका मूल्यांकन। हालांकि इसमें एक गलती इनसे हुई, बीएस ब्लूम को इन्होंने सुधारा, मतलब इसको इन्होंने अपडेट किया 2001 में। वहां पे आगे क्या किया है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप इसके बारे में जानिए, ज्ञान का मतलब क्या है और समझबूझ का मतलब क्या है, अनुप्रयोग का मतलब क्या है। ठीक है। जैसे हम किसी साइकोलॉजी में किसी थ्योरी की ही बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें वाइगोत्स्की की थ्योरी की, तो आपने जब कभी बीएड में क्लास ली होगी, अगर नहीं ली तो कोई बात नहीं, आपने जब टेट या सीटेट की तैयारी करने को सोचा तो आपने नाम सुना होगा कि हाँ वाइगोत्स्की और पियाजे जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। सिर्फ आपने नाम सुना था, बस आपको ज्ञान हुआ था। ठीक है। अर्थात आंकड़े की जानकारी आपको पता चली थी कि हाँ ऐसा कुछ है, आपको पढ़ना है। फिर क्या हुआ, अभी आपको उनके बारे में पता नहीं कि क्या क्या उन्होंने प्रयोग किए हैं, क्या है क्या नहीं है। आपने जाना कि जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, बीएस ब्लूम, ऐसी थ्योरी आपको पढ़नी है, बस आपको बेसिक जानकारी है। फिर क्या हुआ, फिर आपको उसके बारे में समझ आई कि हाँ इन्होंने, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, संज्ञान से जुड़े हुए हैं, और वाइगोत्स्की ने क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया, ये समाज की बात करते हैं। ये आपके अंदर
समझ बूझ आई। अब अभी तक आपने इसका कोई प्रयोग नहीं किया है, फिर क्या हुआ, आपने टेट का एग्जाम फॉर्म भरा और आपके सामने क्वेश्चन आ गया। आपके सामने क्या हुआ, क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे आपको वो जो थ्योरी आपने पढ़ी थी, समझा था कि जीन पियाजे क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, इनके सिद्धांतों के क्या क्या निष्कर्ष निकले हैं। अब आपके सामने सीटेट में एक प्रश्न आ गया जीन पियाजे से या फिर वाइगोत्स्की से। अब आपने क्या किया, उसका आपने वहां पे थ्योरी को अप्लाई कर दिया, अर्थात किसी परिकल्पना का नई परिस्थिति में उपयोग या अमूर्त कल्पना का स्वतः उपयोग करना। आपको पहले पता था कि हाँ कोई मनोवैज्ञानिक थे, फिर आपने उनके बारे में जाना समझा, अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर आपने उसको प्रयोग किया। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझिएगा इन तीनों को। आज से हम 8-10 साल पहले की अगर बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा कि यहाँ एक फ़ोन नाम की कोई चीज़ आती है, मोबाइल नाम की कोई चीज़ आती है, और नोकिया का नाम आपने सबसे पहले आई थिंक सुना होगा, है ना। बट आप ये नहीं जानते थे कि ये होता क्या है, बस आपने सुना था कि हाँ फ़ोन जैसी कोई चीज़ आई है, नोकिया का कोई फ़ोन लॉन्च हुआ है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कुछ साल बाद कि आपको इसके बारे में पता चला कि हाँ इससे हम बात भी कर सकते हैं और इसमें मैसेज भी आ जाता है, जब कॉल आती तो घंटी भी बजती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क चला जाता है तो हमें छत पे जा करके भी बात करनी होती, लेकिन हम 2 लोगों से बात कर सकते हैं कितनी भी दूरी हो। ये आपने जाना इसके बारे में। फिर एक दिन ऐसा आया कि आपने भी कुछ पैसे इकट्ठा किए, उस मोबाइल को फाइनली परचेज कर लिया और आपने उसको खुद प्रयोग करके देखा कि हाँ हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात इसको जान चुके हैं कि किसी परिकल्पना को हम नई परिस्थिति में उपयोग कर रहे हैं। ये 2 मेथड हमने मतलब 2 तरीका बताया है ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाए। इतना आपको समझ में आया। मोबाइल के बारे में आपने सुना था, आपने उसके फीचर्स को जाना थोड़ा बहुत कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं इसमें, फिर आपने उसको चलाना सीखा, मोबाइल को चलाया, आपने एक दिन कॉल करके देखा, हाँ कॉल की, फिर क्या हुआ, विश्लेषण। ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो गई होंगी। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, वस्तु या परिकल्पना को विभिन्न भागों में अलग करता है ताकि संगठनात्मक ढांचा समझा जा सके, तथ्यों एवं निष्कर्षों के बीच अंतर कर सके। अब यहाँ पे अगर हम जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से ही यहाँ पे हम आपको समझाएं तो आपने यहाँ पे अंतर किया, एक साइड लिखा जीन पियाजे और एक साइड लिखा वाइगोत्स्की। जीन पियाजे कहते हैं कि विचार पहले आता है, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि पहले भाषा आती है। ये आप यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने क्या दिया, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे का कहना था कि बच्चा नन्हा मनोवैज्ञानिक है, अपनी ज्ञान की संरचना का निर्माण स्वयं करता है, और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा जो है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे अगर खुद से बात करते हैं तो उसको अहम केंद्रित कहा जाएगा। वाइगोत्स्की उसी चीज को प्राइवेट स्पीच कहते हैं या निजी वार्ता कहते हैं। ये आपने क्या किया, यहाँ पे एनालिसिस कर लिया, विश्लेषण कर लिया। आई बात समझ में? नहीं आई? देखिए आपके पास मोबाइल था, आपने उसमें देखा कि ये कॉल तो अच्छा कर लेता है, मतलब बात तो साफ आवाज आ जाती, लेकिन मैसेज कभी कभी आता है तो फंस जाता है, या मैसेज हम भेजते हैं तो पेंडिंग में हो जाता है ना। या इंटरनेट कभी कभी, सॉरी इंटरनेट तो होगा नहीं नोकिया वाले फ़ोन में तब के ज़माने में, मतलब कॉल करते हैं तो कभी कभी आवाज़ साफ नहीं आती है, या कभी कभी मैसेज चला जाता है। इस प्रकार की जो चीज़ें आपने उसको एनालिसिस किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको जीन पियाजे वाले एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, विश्लेषण कर लिया। संश्लेषण में क्या करना होता है, संश्लेषण में क्या करना होता है, जब आपको ज्ञान भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, आप उसको प्रयोग भी कर चुके हैं, आप उसका एनालिसिस भी कर चुके हैं, अब आपसे इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके कुछ आपको खुद को कह दिया जाए कि नया मोबाइल बनाओ, है ना, ये होता है संश्लेषण। ये कठिन काम होता है, ये उच्च स्तर, इसीलिए इसको ये उच्च स्तर पे है ना। अभी आपको जब रिवाइज्ड वाली हम टैक्सोनॉमी दिखाएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इसको उच्च स्तर हम क्यों बता रहे हैं। यहाँ पे तो दूसरे नंबर पे है, लेकिन जब रिवाइज्ड हुई तो ये उच्च स्तर पे हो गया। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से समझिए, आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी, वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी, ठीक, आप उसके बारे में जान चुके हैं सब कुछ, आपने उसको प्रयोग भी कर लिया है, पेपर में 1-2 क्वेश्चन हल कर लिया, एनालिसिस भी कर लिया कि दोनों की थ्योरी में अंतर क्या है। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि आप एक प्रश्न जीन पियाजे से और एक प्रश्न वाइगोत्स्की से खुद बनाइए, है ना, आपको थ्योरी पता है, आप उनको प्रयोग भी कर चुके हैं, एनालिसिस भी कर चुके हैं। अब अगर आपसे एक प्रश्न कह दिया जाए कि जीन पियाजे टॉपिक पर एक प्रश्न बनाओ, वाइगोत्स्की टॉपिक पर प्रश्न बनाओ, तो ये क्या आसान काम होगा? नहीं, ये मुश्किल काम है, इसीलिए उच्च स्तर पे है। अर्थात आप सभी जानकारी को इकट्ठा करके कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अपनी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, ये स्तर होता है संश्लेषण का।
समझ में आया? विविध तत्वों से ढांचा एक पैटर्न, ये तत्व सारे मिलकर के हमने एक खुद का एक नया बनाया, ये होता है संश्लेषण। ठीक, चाहे हमने मोबाइल की बात कर ले, हमने कैमरा नोकिया का ले लिया, स्पीकर हमने सैमसंग का ले लिया, या वैसे कैमरा तो सोनी का अच्छा होता है, सारी चीज़ें मिला करके हमने खुद का एक नया फ़ोन लॉन्च कर दिया, जिसका नाम दे दिया हमने क्या, पावा, अरे लावा मान लो। ठीक है, तो ये अब आप समझ गए होंगे कि संश्लेषण क्या है। अब मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन आप समझ ही रहे होंगे, आपने डांस इंडिया डांस देखा होगा, बिग बॉस देखा होगा, और भी जो रियलिटी शोज आते हैं उसमें आपने देखा होगा, शिल्पा शेट्टी, हिमेश रेशमिया, ये लोग क्या है, जज करते हैं कि दो लोग अगर डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं या सिंगिंग का परफॉर्मेंस कर रहे हैं या कोई और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो दोनों में बेहतर कौन है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ कमी है, आपने देखा होगा, बताते हैं कि ये बहुत बढ़िया था, यहाँ पे आपको ऐसे नहीं ऐसे करना था, यहाँ पे आपने ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो ये मूल्यांकन है। मूल्यांकन से पहले क्या करते हैं वो लोग, जब डांस या जो भी परफॉर्मेंस हो रहा होता है उसका विश्लेषण करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, देखते हैं वो कि क्या अच्छाई है इस बच्चे में, क्या कमी है, इसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है। तो ये होता है इवैल्यूएशन। इसको हम क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन, इसको सिंथेसिस, इसको एनालिसिस, इसको एप्लीकेशन, और इसको अंडरस्टैंडिंग, इसको नॉलेज। अब छः आपको जो स्टेप है ये आपको क्रम से याद होने चाहिए कि पहले नंबर पे कौन है, ज्ञान, दूसरे नंबर पे कौन है, समझबूझ, तीसरे नंबर पे कौन है, अनुप्रयोग, चौथे नंबर पे विश्लेषण, पांचवें पे संश्लेषण, मूल्यांकन। ये जो टेक्सोनॉमी थी ये पहली बार जो दी गई थी वो वाली थी। इसको ब्लूम ने फिर से रिवाइज किया, हालांकि ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी थी बट हमने आपको अपनी भाषा में समझाया है। देखने के लिए आप देख सकते हैं ज्ञान में क्या क्या आ जाएगा, विशिष्ट तत्वों का ज्ञान, असंबंधित तत्वों का ज्ञान, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ों का आपको ज्ञान हो गया, शब्दावली का ज्ञान, संकेतों का ज्ञान। फिर आ गया अवबोध। अवबोध का मतलब क्या है कि आप उसके बारे में जान चुके हैं। ठीक, आप अपने शब्दों में इसको लिख लीजिएगा। अनुप्रयोग का मतलब क्या है कि आप उसका प्रयोग करना चीज़ों को सीख चुके हैं, नवीन परिस्थितियों में भी आप इसको प्रयोग कर पा रहे हैं। फिर क्या है, विश्लेषण, है ना, एनालिसिस करना, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या है, विश्लेषण के बाद क्या है, संश्लेषण, सिंथेसिस, जिसमें आप खुद नई वस्तु का निर्माण खुद कर रहे हैं। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की का नया क्वेश्चन आप खुद बना रहे हैं। फिर क्या है, मूल्यांकन, जिसमें आपने फाइनल डिसाइड कर दिया कि हाँ जीन पियाजे में ये चीज़ अच्छी थी, इनके में ये चीज़ अच्छी थी। फाइनली जो कंक्लूजन निकल रहा है, जो निष्कर्ष निकल रहा है, वो है मूल्यांकन यहाँ पे। अब यहाँ पे भावात्मक क्षेत्र की हम बात शॉर्ट में कर लेते हैं। इसमें ऐसे उद्देश्य होते हैं जिसका आप पूछ लेगा ना कि बालक की रुचि का संबंध किस क्षेत्र से है, भावात्मक, संज्ञानात्मक, साइकोमोटर, मनोक्रियात्मक, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है बालक की रुचि, अभिवृत्ति, भावना, संवेदना, ये किससे संबंधित है, ये भावात्मक पक्ष से संबंधित है। भावात्मक पक्ष मुख्यतः बालक की अभिरुचि और अभिवृद्धि से जुड़ा हुआ है। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को भी 6 वर्गों में बांटा गया है, बट वो हम आपको इस वीडियो में नहीं करा रहे हैं क्योंकि उससे प्रश्न अभी तक तो नहीं पूछा गया है। जो मेन चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी हैं कि 6 वर्गों में इसको भी बांटा गया है। अब मनोक्रियात्मक पक्ष क्या है, तो इसमें ऐसे स्तर होते हैं शामिल जिसका संबंध बालक के क्रियात्मक अथवा मनोज्ञात्मक कौशलों से होता है। इसमें अंगों और मांसपेशियों की गतियों को किसी विशेष कार्य हेतु विशेष प्रतिमान संगठित अथवा प्रशिक्षित किया जाता है, मतलब ये करने पक्ष से आता है जिसमें बच्चा खुद कुछ करता है। ठीक, अब क्या हुआ, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ये पहले वाली ब्लूम टैक्सोनॉमी थी और ये रिवाइज्ड कर दी गई है ना। अब इन दोनों में आप अंतर देखिए, यहाँ पे तो आपको दोनों चीज़ें समान लग रही हैं, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे आपस में एक्सचेंज कर लिया गया। इस वाली स्लाइड से समझिएगा, यहाँ पे इन्होंने 2001 में ये कहा कि रिमेंबर ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग ठीक है, लेकिन 2001 में इन्होंने मूल्यांकन के बाद क्रिएट कर दिया। मतलब क्रिएट क्या है यहाँ पे, सिंथेसिस, संश्लेषण को उन्होंने क्या कहा, क्रिएट। यहाँ पे बच्चा कुछ नया लास्ट में करेगा, मूल्यांकन पहला होगा, ऐसा इन्होंने चेंज कर दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे नाम बदले लग रहे हैं। नाम इसलिए बदले क्योंकि ये नाउन फॉर्म में है, ये वर्ब फॉर्म में है, बस इतना सा अंतर है। मेन जो बदलाव हुआ है इनकी टैक्सोनॉमी में वो इन 2 चीज़ों में हुआ है, जो कि एरो के माध्यम से आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। इन्होंने क्या किया, सिंथेसिस को क्रिएट कह दिया ऊपर, सबसे ऊपर, और इवेल्युएशन को यहाँ पे उसके नीचे कर दिया। तो अब आपसे पूछेगा कि संशोधित या अपडेटेड जो नई टैक्सोनॉमी या वर्तमान जो ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है उसमें उच्च स्थान पे क्या है, तो उच्च स्थान पे आपका क्या है, सिंथेसिस, ये इधर गया, या क्रिएट। ठीक है, निचले स्तर पे क्या है, तो नॉलेज या रिमेंबर,
ये आप जरूर ध्यान रखिएगा अपडेटेड में। अब इससे संबंधित हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं जो यूपी टेट और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यार लाइक कर देना, सारा चैप्टर आपको एक एक चैप्टर कराया जाएगा यूपी टेट सुपर टेट रीट के लिए। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और लोगों को बताइए कि बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको मिलने वाला है। यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि क्लासेज के और अन्य PDF आपको मिलते रहेंगे। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो हमने आपको बताया था कि क्रम से आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, उत्तर हो जाएगा ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। यहाँ पे संशोधित नहीं पूछ रहा है, जब संशोधित पूछेगा तो आपको उस हिसाब से ऑप्शंस को देखना होगा। ब्लूम संशोधित वर्गीकरण 2001 के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? अब यहाँ पे संशोधित लिखा है तो इसका आंसर क्रिएट यानी संश्लेषण के साथ जाएगा, और अगर ये ना लिखा होता तो आप मूल्यांकन लगाते। यही आपको समझना है। मान लिया आपसे पूछ ले कि ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 के अनुसार जो पहले आई थी, तो सबसे ऊपर क्या था? मूल्यांकन था, लेकिन अपडेटेड लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लगाएंगे संश्लेषण। ज्ञान क्या है? यहाँ पे निचले स्तर पे, सबसे निम्न स्तर पे है। पाठ योजना का प्रथम बिंदु क्या होता है? प्रस्तावना, उद्देश्य, प्रतिपुष्टि, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप फीडबैक थोड़ी देने लगेंगे, सबसे पहले आप उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। आपने लेसन प्लान बनाया है ना, शैक्षिक उद्देश्य, व्यावसायिक उद्देश्य प्रकार के आपने उद्देश्य लिखे होंगे। प्रश्न है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, आंसर आप सभी जानते हैं। देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास नहीं जो आप खेल के मैदान का आंसर सोच रहे हैं। यहाँ पे आंसर जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया माहौल बच्चे को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? कई किताबों में इसका आंसर गलत लिखा हुआ है। सीटेट ने यह प्रश्न पूछा था। कई लोगों को लगता है कि बच्चे अनुभव से सीखते हैं और वो आंसर यही पढ़ते चले आ रहे हैं, बट ये गलत है, ये आंसर गलत है। यहाँ पे अभी हमने आपको 3 क्षेत्र बताए सीखने के, उसी में से आपको देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। व्यवहार का करना पक्ष किसके अंतर्गत आता है? अब जब आपने टैक्सोनॉमी पढ़ ली है तो आपको खुद ही इस प्रश्न में कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि करना पक्ष जो है गतिक क्षेत्र में आएगा। इसका भी आंसर कई किताबें गलत लिखती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चिंतन क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है, भावात्मक व्यवहार है। तो चिंतन क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि, क्योंकि जब आप चिंतन करते हैं तो आप चीज़ों को संज्ञान में लाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हैं, क्या टेंशन है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो ये एक प्रकार की संज्ञानात्मक गतिविधि है। संसाधन प्रकरण पर पाठ्य योजना बनाते समय आपका पहला सोपान क्या होगा? प्रश्न संख्या 8 आपके सामने। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? शिक्षण सामग्रियों का चयन ही कर लेंगे सबसे पहले, या फिर प्रकरण को कई बार पढ़ेंगे, या फिर सवाल तैयार करेंगे, प्रस्तावना? नहीं, सबसे पहले आप उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे कि क्या उद्देश्य है, ये हम पाठ जो पढ़ाने जा रहे हैं इसके पीछे उद्देश्य क्या है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले हम चीजों को जानते हैं, नॉलेज, ज्ञान यहाँ पे आंसर होगा। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उपदेश देना निगेटिव है, गलत है। सबसे बढ़िया है कि बच्चा उसमें खुद इन्वॉल्व रहे। आप ऐसी एक्टिविटी कराएं, आप ऐसी कंडीशन दे दें और बच्चे से कहें अगर आप ऐसी कंडीशन में होंगे तो क्या करेंगे? लाइट चली जाए घर की तो आप क्या करोगे, है ना? यदि पानी ना हो तो क्या करोगे? बिजली ना हो तो क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा पद गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 11। तो गत्यात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा आएगा? 11वां प्रश्न आपके सामने। नियंत्रण आएगा क्या? हाँ, नियंत्रण आएगा, बट इसके हमने आपको सारे पढ़ाए नहीं हैं, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया। कोई बात नहीं, ठीक। बाकी आप एलिमिनेट कर पा रहे होंगे कि ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये आपका आता है उसमें जो हमने आपको 6 बताए हैं, ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। बट यहाँ पे हमने आपको ये चीज़ गत्यात्मक सारे नहीं पढ़ाए क्योंकि इससे प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है। याद कर लीजिएगा 11 का यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों, प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो B.S. ब्लूम ने किया था इसका। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू किससे संबंधित होता है? संवेग का संबंध किससे होगा? क्या संज्ञान से होगा? क्रिया से तो नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक पक्ष से भी नहीं होगा। संवेग का संबंध होगा आपकी भावनाओं से, अर्थात यहाँ पे 13वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा सीखने के भावात्मक पक्ष से।
एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, तो क्या आप करेंगे ऐसी कंडीशन में? कहाँ पे हेल्प करेंगे? देखिए, उसका व्यवहार बिगड़ा हुआ है, और व्यवहार किसके अंतर्गत आता है भाई? करने के अंतर्गत तो नहीं आता ना। व्यवहार आपका आता है भावात्मक क्षेत्र में। भावात्मक रूप से वो संतुलित नहीं है, मतलब संवेगात्मक रूप से वो संतुलित नहीं है, तभी वो आक्रामक व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किसमें प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? 15वां प्रश्न आपके सामने। तो ईवीएस में हम क्या करते हैं? विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को हम बाहरी जीवन से जोड़ते हैं ताकि बच्चा रियल लाइफ से चीज़ों को देख करके सीख सके। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रश्न संख्या 16। व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ये इसका भी प्रश्न आपकी किताबों में गलत मिलता है। सीटेट 2013 में ये प्रश्न पूछा गया। इसका सही जवाब है अंतर करना, क्योंकि आपको एनालिसिस करना है। जब तक आप, जैसे आपसे कहा जाए कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी में आप एनालिसिस करिए, कैसे करेंगे? जब तक आप दोनों के बारे में अंतर नहीं करेंगे तब तक कैसे एनालिसिस होगा? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आपसे कहा जाए जलेबी और इमरती में विश्लेषण करिए, तो आप दोनों में अंतर करेंगे ना, कि जलेबी कैसे बनती है, क्या क्या मटेरियल लगता है, और इमरती देखने में तो थोड़ा लगभग सेम ही लगता होगा, हंसिएगा नहीं कोई लोग। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। पठन कौशल संज्ञानात्मक उद्देश्य मतलब किससे संबंधित है? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 18, ये है आपके संज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन, कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? प्रश्न संख्या 19 आपके सामने। असंगत मतलब कौन सा संबंधित नहीं? देखिए, आपने क्या पढ़ा? ज्ञान, अनुप्रयोग, मूल्यांकन, विश्लेषण। आत्मा अनुभूति नाम की कोई चीज इनकी इसमें नहीं है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता क्या कहलाती है? देखिए, आत्मानुभूति तो होगा नहीं, बोध में हम चीज़ों को जानते हैं, अनुप्रयोग में हम प्रयोग करते हैं, तो आंसर क्या जाएगा? विश्लेषण के साथ। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसका आंसर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। आपने पढ़ा ही है, एक कौन सा अलग है ये हमें कमेंट करके बताइए। यहाँ पे कुछ और वीडियोस के थंबनेल बन करके आएंगे, आप उनको क्लिक करके देखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ करके ही हम अगले वीडियोस पे काम करते हैं। लगता है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।